जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में हमने 9th के सिलेबस डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम 9th के पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको अब इस अभ्यास में हमको पहला अभ्यास ही करना है, जिसमें 1.1 संख्या पद्धति का पहला अभ्यास है। इसमें हमको परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हमको समझना है। परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याएं तो इसके बाद वाले चैप्टर में समझना है, लेकिन यहाँ हमको परिमेय संख्याओं के बारे में समझना है। तो परिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमको ये समझना होगा, इससे रिलेटेड जो और सारी चीज़ें हैं हम पहले वो समझेंगे, तब समझेंगे कि परिमेय संख्याएँ को कैसे पहचानते हैं या परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याओं की चर्चा करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। तो वही संख्याएँ जो 1 2 3 4 मतलब 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं, वो सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। वो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये सारी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती। ये सारी धनात्मक ही होती हैं। फिर है हमारा पूर्ण संख्या है, तो ये 0 से स्टार्ट होती हैं, इसीलिए और 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। फिर आगे आते हैं तो उसके बाद में है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और ये है 0 1 -1 -2 5 6 7। मतलब कहने का मतलब ये भी है कि इसमें नंबर वही वाले होंगे। ये भी 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होता है कि इसमें माइनस भी लगा होता है। और सारे जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे पूर्ण संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं, वो दोनों धनात्मक ही होते हैं, लेकिन जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर होते हैं, वो माइनस में भी होते हैं। इसीलिए जो पूर्णांक होता है इन दोनों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस ज़्यादा होता है। कोई जरूरी नहीं हमने यहाँ -1 -2 ये लिखा है, ये जरूरी नहीं है। आप कोई भी संख्या लेंगे, अगर उसमें प्लस माइनस लगा देते हैं तो वो पूर्णांक में चला जाएगा। इसीलिए पूर्णांक भी सभी पूर्ण संख्याएँ, सभी पूर्ण संख्याएँ पूर्णांक में आ सकती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएँ नहीं हो सकती। तो आगे हम आते हैं इसमें। अब इस पाठ की चर्चा करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा जरूरी, हमने बताया कि इसमें परिमेय संख्याओं की चर्चा की जानी है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, उसको हम पहले जान लें। तो उसको जानने से पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, वही संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर क्या होना चाहिए, जहाँ पर Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। मतलब इसका मतलब है कि Q ≠ 0। इसका मतलब है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। आप P को 0 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ परिमेय संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो आप इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, वो धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी। तो इसमें देखिए, इसमें हमने पहली जो संख्या ये लिखी है वो क्या है, 0/1। इसमें क्या है, P को हम 0 कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम Q को 0 नहीं कर सकते। ये परिभाषा में ही ये कह देता है कि वही संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन वहाँ क्या होना चाहिए, Q ≠ 0। मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, जिसमें Q क्या है, हर है, और P क्या है, अंश है। तो अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी हम परिमेय संख्याएं लिखेंगे तो उसमें Q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। हालांकि वो प्लस में हो माइनस में हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो प्लस में भी है तभी परिमेय संख्या है, माइनस में भी है तभी परिमेय संख्या है, लेकिन वहाँ कभी भी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q भी कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम परिमेय संख्याएं देख चुके हैं। परिमेय संख्याएं होती क्या है, तो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब बस यही है। P/Q का समझाने के लिए दिया गया है। इसका मतलब सीधा मतलब यही है कि वही संख्याएं जिनको अंश/हर के रूप में हम लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन कभी भी हर शून्य नहीं हो सकता। आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में ले लीजिए, चाहे आप कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ हम अभी एग्जाम्पल ले देते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए। हमने मान लिया 225 ले लिया, तो ये भी एक प्रकार का परिमेय ही है, क्योंकि किसी भी संख्या में हमेशा बटा 1 लगा हुआ होता है। तो अगर कोई संख्या इस तरह लिखी हुई है, अभी मान लीजिए आपसे कोई पूछ भी ले कि 250 लिखा है, या मान लो लिखा है 556 लिखा है, तो अब इसमें से आपसे पूछ लिया कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसमें आपको बटा तो नहीं दिख रहा है, बटा नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये तो परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि कभी भी कोई संख्या जब लिखी हुई होती है तो उसमें बटा 1 हमेशा क्या होता है, छिपा हुआ होता है। उसमें 1 बटा हमेशा छिपा हुआ होता है। तो आप ये ना समझिएगा कि कोई संख्या अगर अंश/हर के रूप में नहीं लिखी गई है
और उसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिमेय संख्या नहीं, वो परिमेय संख्या है, क्योंकि उसमें बटा एक हमेशा से छुपा हुआ रहता है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है। तो आगे आते हैं, पहला सवाल हम आप करना स्टार्ट कर देते हैं। अभ्यास 7.1 और क्लास है ये 9th की है, यहाँ लिख दे, क्लास 9th की है ये क्लास, यहाँ लिख देते हैं हम क्लास 9। तो देखिए क्लास 9 है ये। अभी इसमें देखो सबसे पहला क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं हो सकता है। तो हाँ परिमेय संख्याएं, क्या शून्य परिमेय संख्याएं है, तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि हम 0 बटे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। हमने यहाँ पहले ही एग्जाम्पल में परिमेय संख्याओं के बता दिया है कि 0 बटे 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि हम शून्य के भी बटा 1 लिख सकते हैं। और क्या कह रहे हैं कि इसको क्या हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हमने लिख भी दिया है। आप इसकी तुलना कर सकते दीजिए p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में आप इसकी तुलना करेंगे तो देखिए इसको हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। p का मान 0 है, q का मान 1 है, q नहीं शून्य होना चाहिए, तो q तो शून्य है नहीं, q का मान 1 है तो q शून्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, q जब शून्य नहीं है तो हम केवल q ही शून्य नहीं कर सकते, तो q शून्य नहीं है, p शून्य हो सकता है तो p। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका बटा हम 1 कर सकते हैं, और इसको हम p बटे q के रूप में भी लिख सकते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सही बात है, यहाँ q 0 है नहीं, क्या है, q 1 है, इसीलिए इसको बताना था। तो ये पहला सवाल का आंसर यही हो जाएगा हाँ। और क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो हाँ है। क्या इसको p बटे q में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। जहाँ क्या है, q बराबर 0 नहीं है, तो q हमारा क्या है, q भी हमारा 1 है और 0 नहीं है। तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। इसमें सीधा सीधा जो उसने पूछा था, हमने वही सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य परिमेय संख्या होती है, किसके उसको p बटे q में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 बटा 1 लिखा जा सकता है। और फिर क्या कहते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, तो दोनों ही पूर्णांक है। हमने जब पूर्णांक बताया अभी आपको, तो पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर 0 से स्टार्ट होकर वो अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 5। तो जब 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, इसने कहा कि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो p और q दोनों पूर्णांक है। 0 और 1 देख लीजिए आप, पूर्णांक दिख ही रहे हैं। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर 0 नहीं है, q बराबर यहाँ 1 है, पहले से ही है। तो ठीक है, ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं, 3 और 4 के बीच हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने बताया है कि कोई नंबर लिखा हुआ है, आपसे पूछ लिया कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हमने आपसे पहले भी बताया है कि उसके बटे हम 1 कर देंगे तो वो परिमेय संख्या में बदल जाएगी, क्योंकि बटे 1 सब में छुपा हुआ होता है। तो हम 3 का भी बटा कर लेंगे, 1 कर लेंगे, और 4 का भी बटा 1 कर लेंगे। अब ये परिमेय संख्याओं के रूप में हो गया। हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहले नंबर परिमेय संख्या की तरह दिखना तो चाहिए। अगर वो दिखेगा नहीं p बटे q के रूप में, तो परिमेय संख्या होगी कैसे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमको पहले उसको परिमेय संख्या के रूप में बदलना पड़ेगा। तो जब हम परिमेय संख्या के रूप में उसको बदल लिए हैं, अब हम इनके बीच में परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं ये कह कितना रहे हैं, 3 और 4 के बीच। हमने पहले भी बताया है कि आप ये दिमाग में ना लाइए कि 1 कहाँ से आ गया। हमने बताया है कि कोई भी संख्या लिखी हो उसके हम हमेशा बटा 1 छुपा हुआ होता है, तो हमने बटा 1 लगा दिया है। अभी परिमेय संख्याओं के रूप में बदल गया है। अब जब हम इसकी बटे 1 कर लिए हैं, परिमेय संख्या के रूप में हो गया है। अब हमको इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 6 परिमेय संख्याएं हम इसकी निकाल लेते हैं। तो 6 निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हमको परिमेय संख्या में हमेशा 1 एक्स्ट्रा जोड़ देना होता है। तो 6 कह रहे हैं, तो 6 प्लस कितना कर देंगे 1, इसका मतलब हमको कितनी निकालनी है 7। तो जब 7 आ गया तो हम 7 में ही क्या करेंगे, जो हमको ये मिला है इसी में हम 7 से ऊपर नीचे गुणा करा लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 बटे 1 गुणे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ भी हो जाएगा 7, कामा लगाएंगे 4 बटे 1, इसमें भी गुणे 7, और ऊपर भी कितना हो जाएगा गुणे 7। फिर अब जब इसका हम गुणा करा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 बटे 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 बटे 7 एकम 7। अब ये दोनों परिमेय संख्या के रूप में अभी भी है। अब हम इनके बीच में परिमेय संख्याएं आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी निकालनी है, 6 निकालनी है, तो 6 निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, बीच की निकालना है, इसका मतलब ना हमको ये लेना है और ना हमको ये लेना है, इन दोनों के बीच की निकालनी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 21 से 22 पे आता है, 22 आता है, तो हो जाएगा 22 बटे 7। फिर क्या हो जाएगा 23 बटे 7, फिर क्या हो जाएगा 24 बटे 7,
और फिर क्या हो जाएगा 25/7, फिर 26/7 हो जाएगा और फिर 27/7, 27 क्या हो जाएगा 7। अगर आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो यहाँ इसको कट कर देते हैं, यहाँ देख लेते हैं, हो सकता है कैमरे में ना आए तो इसके लिए हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ से ये हो गया हमारा, यहाँ हमने इसका मल्टीप्लाई करा लिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। अब इनके बीच के परिमेय संख्या निकालनी है तो यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ से, तो देखिए 21 के बाद क्या आता है 22, तो यहाँ हो जाएगा 22/7, फिर 22 के बाद 23/7 और फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। कितनी निकालनी थी 6 निकालनी थी। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं हो गई। किनके बीच में है 21 और 28 के बीच में, तो देख लेते हैं है कि नहीं है। तो देखते हैं 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 27 आ गई हमारी। इनके दो 21 और 28 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी 6, तो यही हो जाएगा हमारा 6 परिमेय संख्या निकाली थी। 6 परिमेय संख्याएं हमने निकाल ली। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सवाल नंबर अपने 3 पर। ये भी बीच की परिमेय संख्याएं ही पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने इसका परिमेय रूप नहीं दिया था, हमने इसको परिमेय रूप में बनाया बटा 1 करके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पहले ही इसका परिमेय रूप दे दिया है। जैसे कि इन्होंने क्या दिया है 3/5 और 4/5 के बीच हमको क्या निकालने के लिए कह रहे हैं 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए कह रहे हैं। तो जब 5 परिमेय संख्याएं हमको किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं थी, तो हमने बटा 1 कर लिया था। ये पहले से ही परिमेय संख्याओं के रूप में P/Q के रूप में ये पहले से ही दी गई हैं, जहाँ पर Q बराबर क्या है 0 नहीं है, दोनों Q क्या है 0 नहीं है। अब इनके बीच में हमको कितनी निकालनी है 5, तो 5 कह रहे हैं, तो 5 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देते हैं, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब हमको 6 से ऊपर भी कराना है, 6 से ही इन दोनों संख्याओं में गुणा कराना है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 6 और यहाँ पर भी 6, फिर यहाँ 4/5 करेंगे, यहाँ पर भी ऊपर 6 और नीचे 6 से दोनों में हम क्या करा देंगे गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा, यही देख लेते हैं इधर, तो आ जाएगा हमारा कितना 3 6 18 और बटे 5 6 के 30, 4 6 24 और बटे हो जाएगा 5 6 के 30। अब हमको इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याओं को निकालना है। कौन किसके बीच में 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी निकालनी है 5। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी 5 आएंगी। तो 18 के बाद कितना आता है 19 आता है, 19 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 19 के बाद 20 आता है, 20/30 हो जाएगा। फिर 21 आता है, 21/30 हो जाएगा। फिर 22/30 हो जाएगा। फिर 23/30 हो जाएगा। और हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 ही निकालनी थी। 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल गई। किसके बीच में 18 और 24 के बीच में। तो 18 और 24 के बीच में आप 19 से स्टार्ट किए और 30 पे समाप्त कर दिए। 5 परिमेय संख्याएं आपको मिल गई, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं हम इस प्रश्नावली के फाइनल सवाल पर, लास्ट वाले सवाल पर। इसमें क्या पूछा गया है, हमको सत्य और असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है कि वो क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। तो उसका कारण भी बताएंगे हम और सत्य असत्य भी बताएंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या कह रहे हैं इसमें, तो चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला ही दे है प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप यहाँ देख लीजिए, अगर आपको यहाँ ये बात समझ में नहीं आ रही है तो हमने ये बात आपको यहाँ समझा दी है। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 दी गई हैं, डॉट 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 अनंत तक दी गई हैं। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें समाहित है कि नहीं समाहित है, पूर्ण संख्याओं में समाहित है कि नहीं, 1 2 3 4 5 समाहित है कि नहीं समाहित है। तो जब क्या ये कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम देख रहे हैं कि समाहित है सारी की सारी चीज़ें। तो यही हमारा कथन क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसका कारण भी हमको पता है, हमने बता दिया है, और ये हमारा कथन भी सत्य हो जाएगा। दूसरे पर आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन आप सत्य है कि असत्य है,
कैसे पता करेंगे, तो पता हमने पहले ही हमने आपको इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको समझा दी थी कि वीडियो में आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्नावली को समझ सकते थे। इसीलिए मैंने इन चीज़ों की चर्चा आपसे पहले ही कर दी है कि आपको ये चीज़ें जब हम आगे पढ़ाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पूछ क्या है, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है, तो देख लेते हैं होती है या नहीं। तो देखो प्रत्येक पूर्णांक की क्या बात करें तो पूर्णांक क्या है 0, 1, -2, 5, 6, 7 और पूर्ण संख्या होती है तो देखते हैं पूर्ण संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। इसमें सारी क्या है धनात्मक है और इसमें क्या है ऋणात्मक है, तो संभव है ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या है सारा पूर्णांक, इसमें सारा धनात्मक इसमें ऋणात्मक, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। कारण में क्या लिख देंगे पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं हमेशा क्या होती हैं वो धनात्मक ही होती हैं, तो ये हमारा कथन भी हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। लास्ट में आते हैं बस यही सत्य और असत्य की भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पूरा का फाइनल चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होती, ये कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि परिमेय संख्याओं में विभिन्न प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी, रूट वाली संख्याएं आएंगी, दशमलव वाली संख्याएं आएंगी, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं होंगी, क्योंकि इसमें दशमलव वाली संख्याएं भी आती हैं और रूट वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। इसीलिए प्रत्येक इसमें विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याओं में आप अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की परिमेय संख्याएं इसमें आती हैं जिनका पूर्ण संख्याओं से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो हमने ये पूरा एक चैप्टर 9th का जो था अभ्यास 1.1 जिसमें 4 सवाल थे, हमने चारों सवाल प्रयास किए हैं अच्छी तरीके से लगाने का। आप भी प्रयास कीजिए, घर पे हमने एक बार पढ़ा दिया है। आप जब कभी भी वीडियो को स्टार्ट करें देखने के लिए तो साथ में अपनी बुक और एक रफ कॉपी ज़रूर लेकर बैठें, क्योंकि आप जब हम सवाल बता रहे हैं हो सकता है हम सवाल नोट तो कर देते हैं, लेकिन अगर कोई त्रुटि हो तो आप उसमें भी देख सकते हैं और सवाल प्रयास करेंगे कि त्रुटि ना हो और सवाल आपको सही बताया जाए। तो आप बुक एक काम करिए रफ तो जरूर लेकर बैठिए, क्योंकि सवाल नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर रफ आप कहीं ऐसी अवस्था में है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब हम प्रश्नावली बता रहे हो तो आप बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो हमने जो चर्चा की है उसका रिकैप ले लेते हैं। हमने जो चर्चा की है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती है उसमें भी उसको हमने बता दिया है आपको। फिर क्या है शून्य एक परिमेय संख्या है तो हाँ है, उसकी भी कारण भी मैंने बता दिया है। आगे आपको देखते हैं 3 और 4 के बीच हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, हमने निकाल लिया है, क्योंकि चूँकि हमने बताया है कि कभी क्या होता है संख्याओं में परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होती है, कई बार क्या होता है उसमें बटा नहीं लगा होता तो वहाँ हम 1 करके और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 करके इसको सॉल्व किया है। सवाल नंबर हमने 3 किया है, सवाल नंबर 3 में हमने 3/5 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, हमने वो भी कर लिया है बिल्कुल आसानी से। वो चीज़ें बिल्कुल आसान थी, ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, आपको पूरी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं है। सत्य जो कठिन वाला पोर्शन था यही था, वो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। सत्य असत्य की भी चर्चा हमने कर ली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए कि ये वीडियो उनको भी उतना ही लाभ पहुँचाए जितना आपको लाभ पहुँचा रहा है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।